हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 12 पाठ का नाम है किसान, जमींदार और राज्य। मैंने इसका बहुत सिंपल नोट साथियों तैयार किया हूँ। आप इसे लास्ट तक देखिए और इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि देख सकते हैं ये कक्षा 12 हिस्ट्री चैप्टर 8 यानी इतिहास का वीडियो है। किसान, जमींदार और राज्य, इसके हम विस्तार से जो इसमें घटनाएँ हुई हैं, उसको हम विधिवत आपको अध्ययन कराएँगे साथियों। आप लोग इसे देख करके आप परीक्षा में अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो प्लीज़ साथियों, इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिए और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिए। तो साथियों, हम शुरू करते हैं। इसमें क्या-क्या है? इस अध्याय में हम मुगल शासक व्यवस्था और कृषि, जमींदार, ग्रामीण, दस्तकार, पंचायत मुखिया इत्यादि के बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैंने लिख दिया हूँ इम्पोर्टेंट, देखो टाइप कर दिया हूँ। तो 16वीं व 17वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में करीब-करीब 85% लोग गांव में रहते थे। कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। किसान और जमींदार कृषि उत्पादन में लगे थे। कृषि किसानों और जमींदारों के आम व्यवसाय ने उनके बीच सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का रिश्ता बनाया। स्क्रीनशॉट साथियों ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, फिर क्या हुआ? कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत। कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे पास मुगल स्रोत व ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। कृषि समाज की मूल इकाई गांव थी, जिसमें कई गुना काम करने वाले किसान रहते थे, जैसे मिट्टी को भरना, बीज बोना, फसल की कटाई करना आदि। 16वीं और 17वीं शताब्दी के शुरुआती इतिहास के प्रमुख स्रोत क्रॉनिकल और दस्तावेज हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। अब आगे क्या हुआ? हाँ, ये तो वही है, चलिए देख लीजिए। अब मुगल साम्राज्य देखिए। अब आगे मुगल साम्राज्य क्या है? मुगल साम्राज्य के राजस्व का स्रोत कृषि था। यही कारण है कि राजस्व अभिगमकर्ता, कलेक्टर और रिकॉर्ड रखने वाले हमेशा ग्रामीण समाज को नियंत्रित करने की कोशिश करते थे। चलिए नेक्स्ट। आईने अकबरी, ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक था आईने अकबरी, जो मुगल दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अकबर के दरबार में लिखा था। आईने अकबरी, आईने आईने साथियों, टाइप होने में थोड़ा एरर है। आईने का मुख्य उद्देश्य दरबार के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बढ़ाकर रखता था। किसानों के बारे में जो कुछ हमें आईने से पता चलता है, वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है। आईने पुस्तक थोड़ा टाइप होने में हुआ, आईने है, आईने अकबरी इसका नाम ही है, आईने अकबरी। आईने अकबरी लिख देता हूँ। आईने, चलिए आईने, आईने अकबरी, हाँ, आईने ए अकबरी, ए अकबरी। तो आईने 5 पुस्तक दफ्तारों से बना है, जिनमें से पहली 3 पुस्तकों में अकबर के शासन का वर्णन है। चौथी और 5वीं पुस्तकें दफ्तरी लोगों की धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं से संबंधित है और इनमें अकबर के शुभ कथन का संग्रह भी है। चलिए साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए इसमें क्या है, नोट में अपनी सीमाओं के बावजूद आईने अकबरी उस अवधि का एक अतिरिक्त साधारण दस्तावेज बना हुआ है। अन्य स्रोत क्या हैं? 17वीं और 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से मिलने वाले दस्तावेज शामिल हैं जो सरकार की आमदनी का ब्यौरा या विस्तृत जानकारी देते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधी उपयोगी खाका पेश करते हैं। अब आगे क्या है, किसान और उनकी जमीन एवं कृषि। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए आमतौर पर रैयत, बहुवचन, रिया रियाया या मुजारियन शब्द का प्रयोग करते थे। साथ ही हमें किसान या आसामी शब्द जैसे मिलते हैं। 17वीं शताब्दी 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। नंबर एक क्या है, खुद कास्त। नंबर दो पाही कास्त। अब खुद कास्त क्या है, पाही कास्त क्या है? देखो खुद कास्त अब क्या है, अब यहाँ पाही कास्त में दूसरे किस्म के किसान थे, किसान वे थे जो, चलो पहले किस्म के, देखो पूरा मैं पढ़ दे रहा हूँ। खुद कास्त पहले किस्म के किसान थे, वे थे जो उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी, यानी जो किसान थे उसी गांव में रहते थे और उनकी जमीन वहीं पर थी। अब पाहिका से क्या है, दूसरे किस्म की किसान थे जो खेतीहर थे, जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने आते थे। लोग अपनी मर्जी से भी पाही कास्त बनते थे। अगर करों की शर्त किसी दूसरे गांव में बेहतर मिले और मजबूरन भी अकाल भुखमरी के बाद आर्थिक परेशानी से, यानी पाही का मतलब होता है जिससे आप दूसरे गांव में जा करके बस जाएं और वहां खेती करने लगे, बाद में क्या करें घर बना ले, तो उसे क्या कहते हैं, पाही कहते हैं। अब अगला क्या है, उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और दो हल से ज्यादा कुछ होता था। ज्यादातर के पास इनमें से कम होता। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत, निजी संपदा के सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की जमीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूर संपत्ति मालिकों की। अब आगे क्या है, कृषि उत्पादन में ऐसे विविध और लचीले तरीके का एक बड़ा नतीजा यह निकला कि आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आर्थिक इतिहासकारों के अनुसार या उनकी गणना के मुताबिक समय समय पर होने वाली, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों, मुताबिक होने वाली भुखमरी और महामारी के बावजूद लगभग 5 करोड़ बढ़ गई। 200 वर्षों में यह करीब 33% बढ़ोतरी रही। हालांकि खेती लायक जमीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे। इस तरह गरीब रहने के लिए मजबूर थे। अब क्या हुआ, सिंचाई और तकनीकी, यानी सिंचाई और तकनीक। बाबरनामा के अनुसार हिंदुस्तान से खेती के लायक बहुत जमीन थी, लेकिन कहीं भी बहते हुए पानी का इंतजाम नहीं था। वह इसलिए कि फसल उगाने या बागानों के लिए पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। शरद ऋतु की फसलें बारिश के पानी से ही पैदा हो जाती थी और हैरानी की बात यह है कि बसंत ऋतु की फसलें अभी पैदा हो जाती थी जब बारिश बिल्कुल नहीं होती थी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। अब आगे क्या हुआ, फिर छोटे पेड़ों और बाल्टियों या राहट के जरिए पानी पहुंचाया जाता था। पहले क्या होता था, कुआं से पानी भर के पहुंचा देते थे खेतों में और पेड़ों में, पौधों में दे दिया जाता था जिससे वे हरे भरे रहते थे। चलिए अब आगे क्या हुआ था, लाहौर दीपालपुर दोनों आज के पाकिस्तान में हैं और ऐसी दूसरी जगहों पर लोग राहट के जरिए सिंचाई करते थे। अब फसलों की भरमार, साल में कम से कम 2 फसलें होती थी। जहां बारिश से सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे, वहां 2 साल में 3 बार फसलें उगाई जाती थी।
पैदावार में विविधता पाई जाती। उदाहरण के लिए आईने हमें बताती हैं, दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली प्रांत में 43 किस्म की फसलों की पैदावार होती थी। बंगाल में सिर्फ और सिर्फ चावल की 50 किस्म पैदा होती थी। स्रोतों से हमें अक्सर जीन्स एक कामिल सर्वोत्तम फसलें मिली हैं। मध्य भारत और दक्षिण पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी। हालांकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर है, तिलहन जैसे सरसों और दलहन जैसी नकदी फसलों में आती हैं। कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जीन्स एक कामिल थी। मुगल, चलिए साथी और आगे, मुगल राज भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि इनमें इनसे राज्यों को ज़्यादा कर मिलता था। 17वीं शताब्दी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई नई फसलें भारत उपमहाद्वीप पहुंची। मक्का भारत में अफ्रीका और पाकिस्तान के रास्ते आया, थोड़ा टाइप होने में एरर हो साथियों, आते आया और 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। अब क्या है, टमाटर, आलू, मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से लाई गई। अनानास और पपीता जैसे फल वहीं सब आए। तम्बाकू का प्रसार हुआ। देखो, यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा। वहां 17वीं सदी के शुरुआत वर्षों में इसे उत्तर भारत लाया गया। आइन आइन उत्तर भारत की फसलों की सूची में तम्बाकू का जिक्र नहीं है, आइन अवगरी में। और अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 में पहली बार तम्बाकू देखी। ऐसा लगता है कि इसी समय तम्बाकू धूम्रपान, बताइए, 1604 में तम्बाकू पहली बार देखी गई थी। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ऐसा लगता है कि इसी समय तम्बाकू धूम्रपान, हुक्का या चिलम में करने की लत में ने जोर पकड़ा। जहांगीर इस बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित हुआ कि उसने इस पर पाबंदी लगा दी। यह पाबंदी पूरी तरह से बेअसर साबित हुई, क्योंकि हम जानते हैं 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक थी। अब आगे क्या हुआ, पंचायत और मुखिया क्या किए। गांव की पंचायतों में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था, जहां हमारे लोग इकट्ठे होते थे, जिनके घर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, जिनके पास अपनी जमीन के पुश्तैनी अधिकार होते थे। जिन गांवों में कई जातियों के लोग रहते थे, वहां अक्सर पंचायत में विविधता पाई जाती थी। यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतिहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह नहीं होती। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, मुकदम जिसे मुकदम या मंडल कहते थे। मुखिया का चुनाव गांव के, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था, और इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। अब जैसे क्या है, अब वोट देना पड़ता है, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वो गांव प्रधान मुखिया बन जाता है या सरपंच बन जाता है। पहले बुजुर्ग के द्वारा चुना जाता था। अब देखिए आ गया है, मुखिया अपने अहदे पद पर तब तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त कर सकते थे। गांव की आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था, और पंचायत का पटवारी उनकी मदद करता था। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से
चलता था, जिससे हर व्यक्ति योगदान देता था। इस खजाने से उन कर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था, जो समय समय पर गांव का दौरा कर किया करते थे। पंचायत का एक बहुत बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदायों के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर रहें। अब आगे क्या हुआ? ग्रामीण दस्तकार। ग्रामीण दस्तकार क्या है? ग्रामीण दस्तकार, गांव में दस्तकार काफी अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर दस्तकारों के थे। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीके से उनकी सेवा की अदायगी करते थे। आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था, या फिर गांव की जमीन का एक टुकड़ा, शायद कोई ऐसी जमीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी थी। अदायगी की सूरत क्या होगी या शायद पंचायत ही तय करती थी। महाराष्ट्र में ऐसी जमीनें दस्तकारों की वतन बन गई, जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में पाई जाती थी, जहां दस्तकार और हर एक खेतिहर परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे। ऐसे में आम तौर पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता था। ग्राम समुदाय में महिलाओं की, चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे क्या हुआ? ग्राम समुदायों में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। मर्द खेत जोतते थे और महिलाएं बुआई, निराई, गुड़ाई, कटाई करती थी और साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थी। सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने का करने और गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थी, बल्कि नियोक्ताओं के घर भी जाती थी और बाजारों में भी। कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, न कि दहेज की। तलाकशुदा और विधवा दोनों के लिए पुनर्विवाह को वैध माना जाता था। महिलाओं को संपत्ति विरासत में पाने का अधिकार था। चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लिए। जंगल और कबीले, इसके क्या है? जंगल और कबीले, जंगल और कबीले, चलिए जंगल और कबीले। समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वाले लोगों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का न होना बिल्कुल नहीं था। परंतु आजकल इस शब्द का प्रचलित अर्थ यही है। उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरित खेती से होता था। उदाहरण के तौर पर मीलों में बसंत और मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठे किए जाते थे। गर्मियों में मछली पकड़ी जाती, मानसून के महीने से खेती की जाती, शरद व जाड़ों के महीनों में शिकार किए जाते थे। जहाँ तक राज्य का सवाल है, इसके लिए जंगल उलटफेर वाला इलाका था। यही बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा था। बाबर लिखता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कई विद्रोही हो रहे थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। आगे क्या हुआ? जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से घुसती थी। इस राज्य को सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी।
इसके लिए जंगल वासियों से ली जाने वाली पेशकश। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। पेशकश में अक्सर हाथी भी शामिल होते थे। जमींदार जमींदार और उनकी शक्ति। जमींदार थे जो अपनी जमीन के मालिक होते थे और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। जमींदारों की बढ़ती हुई हैसियत के पीछे एक कारण जाति था। दूसरा कारण यह भी था कि वे राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं देते थे। साथियों स्क्रीनशॉट इसका आप लेते रहे। जमींदारों की समृद्धि की वजह थी कि उनकी विस्तृत जमीन इन्हें मलकियत मालकियत कहते थे, यानी संपत्ति मालकियत। जमीन पर जमींदार के निजी प्रयोग के लिए खेती होती थी। अक्सर इन जमींदारों पर दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे और इन्हें गिरवी भी रख सकते थे। अब आगे क्या है, जमींदारों की ताकत इस बात से आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल सकते थे या करते थे, इसके बदले में उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता। चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे फिर क्या हुआ, मुआवजा मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था। ज्यादातर जमींदारों के पास अपने किले थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी थी, जिनमें घुड़सवारों, तोपखानों और पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे। अब आईने बुरी के मुताबिक क्या हुआ था, मुगल भारत में जमींदारों की मिलीजुली सैनिक शक्ति इस प्रकार थी, यानी 3,84,558 घुड़सवार, 42,77 पैदल, 1863 हाथी, 4260 तोप, 4500 नाव। अब आगे क्या हुआ साथियों, भू राजस्व प्रणाली। भू राजस्व के इंतजाम में दो चरण थे। नंबर एक कर निर्धारण, नंबर दो वास्तविक वसूली। जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली गई रकम। चलिए इसकी मिसाल लीजिए। राजस्व निर्धारण करते समय राज्य अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालत की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। हर बात से जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की जाती। अकबर के शासन काल में अबुल फजल ने आईने में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों का संकलन किया और उसके बाद के बादशाहों के शासनकाल में जो भी जमीन की नपाई के प्रयास जारी रहे। अब आगे क्या हुआ, 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतिहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सकुशलता पूर्वक नहीं हुई, क्योंकि उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे और इसकी नपाई नहीं हुई। चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे फिर क्या हुआ, देखिए नोट। अमील क्या थे, अमील एक मुलाजिम था जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं। कौन करता था, अमील। नंबर दो क्या हो, पोलज। पोलज का मतलब है वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल का सालाना खेती होती थी, फसल की सालाना खेती होती थी या होती है, और जिसमें कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है और जिसमें कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। और नंबर तीन क्या, परवती। वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सके।
नंबर 4 चचर, वह जमीन है जो 3-4 वर्षों तक खाली रहती है, उसे क्या कहते हैं? चचर भूमि। नंबर 5 बंजर क्या है? वह जमीन है जिस पर 5 या उससे ज्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो, उसे क्या बंजर भूमि कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत महत्वपूर्ण साथी है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब आ गया अर्थव्यवस्था पर चांदी का प्रभाव। मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में सत्ता और संसाधनों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे। यह साम्राज्य मिंग चीन में, सफावी ईरान में, ऑटोमन तुर्की में। अब आ गया है इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता 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 ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछाने में मदद की। खोजी यात्रियों से नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के, खासकर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ। इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में एक और भौगोलिक विविधता आई, तो दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हो गया। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत में निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया से भारी मात्रा में चांदी आई। इस चांदी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच गया। अब क्या है, यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों, चलो, यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। इसके साथ ही एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा, संचार और सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ। दूसरी तरफ मुगल राज्यों को नकदी कर जमा करने में आसानी हुई। चलिए साथियों इसके साथ ले लीजिए, चलिए यहीं तक था। चलो मैं फिर लास्ट वाला पढ़ देता हूँ यहाँ से। यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। इसके साथ ही एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा, संचार और सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ, तो दूसरी तरफ मुगल राज्यों को नकदी कर जमा करने में आसानी हुई। तो साथियों ये विस्तार से मैंने इस वीडियो में चर्चा कर दिया हूँ, और अब इसका हम क्वेश्चन आंसर का वीडियो जल्दी ही लाएंगे। ये पार्ट 1 हुआ पूरा, ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 हुआ पूरा। अब इसका सेकंड पार्ट हम क्वेश्चन आंसर के रूप में जल्द लेके आएंगे। तो साथियों इसको अध्ययन कर लीजिए और इस वीडियो पर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।